Hello everyone, can you guys hear me? Please respond. यस सर। Yes. ओके तो लास्ट क्लास में मतलब कल तक मैंने जहां तक पढ़ाया था मोमेंटम सॉरी सेंटर ऑफ मास वो पूरा पढ़ चुके हैं आप लोग। देखो अपनी अभी 4 दिन लगातार फिजिक्स क्लास हो जाएगी। सैटरडे को हुई, संडे को आज हो रही है, मंडे ट्यूसडे नहीं है ना, चलो बच गए। 4 दिन लगातार नहीं है, ठीक है। 3 दिन लगातार है, ट्यूसडे छोड़ के फिर से वेंसडे, ठीक है। पर चिंता ना करें, ये सब अभी सेंटर ऑफ मास चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट कर लें इन क्लासेस में हम, जिससे कि हाफ ईयरली में दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज का टॉपिक होगा। सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये सेंट्रीपिटल फोर्स में उसका यूज होता है ये भी देख लिया था। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना। Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी शायद मैंने प्रूफ कर दिया था आप लोगों को कि सेंटर ऑफ मास का यूज करके प्रूफ करके दिखाया था। किया था कि नहीं? किया दिखाया था कि नहीं? नहीं दिखाया था, कोई बात नहीं। देखो हमें पता है कि जो नेट फोर्स है कौन सा वाला, एक्सटर्नल वाला, क्योंकि नेट फोर्स ऐसे भी एक्सटर्नल ही होता है, इंटरनल नेट फोर्स 0 ही होता है। दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पता है, सबको मालूम है ये तो। यही तो डेफिनेशन थी बेसिक सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन है जहां पे आप न्यूटन इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर पाओगे, जिस पोजीशन के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट कर पाओगे, वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास नहीं है, वो सिर्फ एक पोजीशन है जो मास के साथ एसोसिएटेड है। ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, ये हमने देखा था। सर्कुलर आर्क में बाहर लाई कर रहा था, आपके सेमी सर्कुलर रिंग में बाहर लाई कर रहा था। इवन देखा जाए रिंग में भी एक तरीके से तो बाहर ही लाई कर रहा था, क्योंकि मास तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे था और सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था। जहां पर सेंटर ऑफ मास था वहां पर मास नहीं था, ठीक है। अगर हम 2 पार्टिकल सिस्टम को देखें, उसमें भी सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल के बीच में कहीं लाई करता है, मतलब ऑब्वियसली जहां मास नहीं है वहां लाई करता है, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है हमें। हम उसके लिए सबसे पहले हमने जो हमारे सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन थे वही वाली इक्वेशन यूज करी है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एम क्या है? टोटल मास है, ठीक है। सो अब कंडीशन लिख रहा हूं कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो क्या होगा? तो जवाब ये है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा तो acceleration of center of mass will become 0, which implies velocity of center of mass will be a constant, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट हो जाएगा, which implies, ये तो मोमेंटम है ना, मास इनटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, सो दिस इंप्लाइज आपका मोमेंटम कांस्टेंट, और कह सकते हैं कि मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, ठीक है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ये हम लोग एक बार फिर से देख लिए यूजिंग सेंटर ऑफ मास। ऐसा भी यहां पे एक और चीज देखी हमने, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, ये भी देख सकते हो। क्या देखा आपने? 2 चीजें देखी, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हम लोग इसका यूज ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो और इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास भी 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ऐसे क्वेश्चन किए थे ना हमने इस पे बेस्ड। जो लड़का था प्लैंक पे चलता था, प्लैंक उल्टा चला जाता था, ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ज्यादा पीछे नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कराया था ना? Yes, sir. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने एक बार सेंटर ऑफ मास से भी देख लिया। मोमेंटम क्या होता है सबको पता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, बार बार बोल चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है इसका,
ये सब चीजें तो ऑब्वियसली आपको बेसिक ध्यान रखनी ही होंगी। इसको कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ रहा हूं। सीधे एग्जांपल्स हैं और कुछ नहीं। बोल रखा है a push cart of mass m is at rest on a frictionless floor with an athlete of mass small m standing on it। क्या हुआ? ये पुश कार्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, ये एथलीट है जिसका मास स्मॉल एम है। ये एथलीट पहले चुपचाप पुश कार्ट पे खड़ा था, उसके एज पे खड़ा था। If the athlete jumps off from the cart with horizontal velocity u with respect to it, मतलब इस एथलीट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जब जंप करता है तो एथलीट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, विद रिस्पेक्ट टू इट लिखा हुआ, समझ में आई बात? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। इस यहीं पे फंसते हैं सारे बच्चे, यहीं पे सारी गलतियां होती हैं। मतलब सेंटर ऑफ मास पढ़ते वक्त भी, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते वक्त भी गलतियां करते हैं रिलेटिव मोशन में, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू इट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर हिज जंप, ये पूछा, ठीक है? तो अब आप मुझे बताइए, अगर ये एथलीट राइट में कूदेगा तो कार्ट किधर जाएगा, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट। लेफ्ट में जाएगा। क्यों? नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। पहले सब कुछ रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम सारा का सारा जीरो था, इसलिए फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। एथलीट का मोमेंटम अगर राइट में आ रहा है तो कार्ट का मोमेंटम लेफ्ट में आएगा, कार्ट की वेलोसिटी लेफ्ट में आएगी, ठीक है बेटा? सो हमें कार्ट की वेलोसिटी पूछी गई है, लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है? तो एथलीट की वेलोसिटी आगे की तरफ क्या हो जाएगी? क्या मैं इसको u माइनस वी लिख सकता हूं? सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, ये प्लस डायरेक्शन ले लिया मैंने, इसको माइनस डायरेक्शन ले लिया। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी v मान ली तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू माइनस वी। और इसकी वेलोसिटी को अगर मैं लेट्स से v डैश ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा v, velocity of athlete with respect to cart is equal to v dash minus velocity of cart, that is equal to v dash minus v, and according to question this quantity is u, so u is equal to v dash plus v. This implies v dash is equal to u minus v। समझ में आया? तो v dash कितना आ गया? u minus v आ गया, जो मैंने पहले लिया था। आया ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. भाई कार्ट पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, आदमी को कार्ट के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाना है, तो बताओ आदमी कितनी स्पीड से जाएगा? 8 से जाएगा ना, सिंपल सी बात है ना। अबे रिवर प्रॉब्लम किए थे, मान लो रिवर जा रही इधर की तरफ वेलोसिटी u से, मैन स्विम करता है अपस्ट्रीम विद वेलोसिटी v, तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v माइनस u होगी कि नहीं होगी? खुद से गया v से, रिवर लेगा u से, है ना? Yes, sir. वही तो है यहाँ पर। तो मैन की वेलोसिटी कितनी हो गई जंप करने की? u माइनस v। अब हम लिखेंगे p फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू p इनिशियल वेक्टर, और क्योंकि सब कुछ इनिशियली रेस्ट पे था, दिस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. सो वी कैन से p फाइनल है कितना? स्मॉल m इंटू u माइनस v प्लस इसका मोमेंटम m इंटू माइनस वी। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी, मैंने कार्ट की वेलोसिटी मैंने नेगेटिव ले रखी है, नेगेटिव डायरेक्शन में ले रखी है, इसलिए मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू माइनस वी। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था v। सो वी हैव m u इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v, which implies v is equal to small m u upon capital M plus small m. This is your answer. कोई दिक्कत किसी को?
No, sir. नो, ओके। तो आगे बढ़ता हूं फिर मैं। कॉपी हो गया? या बेसिक क्वेश्चन है, बचपन में भी किया होगा, क्लास 9 में भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, बस वहां पे रिलेटिव मोशन नहीं लिखा होता, विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा होता था, वहां पे दे देता था एथलीट की वेलोसिटी यू है। ठीक है, 9th में और अभी में इसे इतना ही अंतर है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अगला, अ काउबॉय हैविंग टोटल मास कैपिटल एम। काउबॉय जानते हो ना, ये दिख रहा है ना, इसको काउबॉय कहते हैं। वैसे इसके पास घोड़ा होता तो और अच्छा होता है, बट एक घोड़े के बिना है। अ काउबॉय हैविंग टोटल मास कैपिटल एम इंक्लूडिंग गन्स एंड बुलेट्स, मतलब टोपी, बुलेट, गन, जूते, बेल्ट सब जोड़ जाड़ के मास कितना है, कैपिटल एम। ठीक है, इज स्टैंडिंग ऑन आइस फ्लोर, आइस के फ्लोर पे ही खड़ा है। पूछा है व्हाट विल बी हिज रिकॉइल वेलोसिटी, क्या पूछा है, व्हाट विल बी हिज रिकॉइल वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम विथ मजल वेलोसिटी यू। अभी मजल वेलोसिटी क्या होता है सर? तो मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बुलेट, सॉरी नॉट बुलेट, सॉरी गन या बैरल। गन के का जो बैरल है उसके रेस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, u है। हमें मानना है कि जितनी स्पीड से गन पीछे जाएगा उतनी स्पीड से काउबॉय भी पीछे जाएगा, ये क्वेश्चन में अजम्पशन है। क्या हुआ, जब इसने गोली चलाई तो ये खुद भी पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि नीचे आइस पे खड़ा है, फ्रिक्शन तो है नहीं इसे रोकने के लिए। अगर इसने गोली चलाई तो इसने बुलेट पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया, बुलेट इस पे फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। बुलेट उधर चलाई इसने तो बुलेट पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया, तो बुलेट इस पे फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी और कुछ ऐसा होगा। हाँ या ना, ऐसा कुछ होगा ना। तो हमें कहा गया है कि अगर बुलेट की मजल वेलोसिटी u है तो इस काउबॉय की वेलोसिटी आपको बतानी है। तो हमने बोला लेट से काउबॉय की वेलोसिटी पीछे की तरफ v हो जाती है, बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ u है, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कितना था, कैपिटल M। तो आप क्या लिखते थे, आगे की तरफ प्लस, पीछे की तरफ माइनस, लिखते थे m इंटू यू प्लस कैपिटल M इंटू माइनस v। ये टोटल मोमेंटम हो गया। दिस हैज टू बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। ये काम करता हूं, इसको v1 कहता हूं, एक बुलेट चलाया ना, इसको v1 कह देता हूं। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज वी विल गेट v1 इज इक्वल टू m u अपॉन कैपिटल M, है ना। ऐसी क्लास 9 में सॉल्व करते थे कि नहीं करते थे इसको? Yes, sir. करते थे। 9th में क्वेश्चन किया था ना ये वाला, रिकॉइल वेलोसिटी वाला, यही आंसर आता था, mu अपॉन कैपिटल M। अगर आपको याद होगा तो यही करते थे, यही आंसर आता था। पर ये गलत है, आंसर सही है, प्रोसेस गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मजल वेलोसिटी दी है, इसलिए अगर मैं इसकी वेलोसिटी, काउबॉय की वेलोसिटी अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में v1 मान रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में u माइनस v1 होगी। हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. और इस काउबॉय ने बुलेट फायर कर दिया तो इसका मास कितना बचा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m बचा। हाँ या ना, ये दो करेक्शन है। जो क्लास 9 में आप सॉल्यूशन लिखते थे उसमें ये दो करेक्शन है। लेट्स सी फिर आंसर कितना आता है। हम लिखेंगे m इंटू यू माइनस v1 प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू माइनस v1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज mu माइनस m v1 प्लस प्लस नहीं माइनस कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v1 इक्वल्स टू 0। स्मॉल m v1 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज v1 इज इक्वल टू स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M। यहां से भी सेम आंसर आया, बट डेफिनेटली दोनों सॉल्यूशन एकदम डिफरेंट है कि नहीं है? हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, मजल वेलोसिटी का। ठीक है, और इसका मास, इस काउबॉय का मास रिड्यूस होगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई Yes, दिक्कत? sir. No, sir.
कॉपी कर लो सब लोग फटाफट। So noted. डन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। In the previous question, find the velocity of cowboy after firing the second bullet। एक बुलेट तो फायर कर ही दिया था, उसके बाद उसने एक और बुलेट फायर किया। अब बताना है कि काउबॉय की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर फायरिंग द सेकंड बुलेट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, पहले जब इसका मास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम था तो ये वेलोसिटी v1 से पीछे जा रहा था, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. यहां था ना, और एक बुलेट पहली वाली तो निकल चुकी थी, इसको अब हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे। चाहो तो कर भी सकते हो बट जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे यहां पे मास एक और बुलेट निकला तो इसका मास स्मॉल एम और बचा है। हालांकि ये वाला मास भी है स्मॉल एम, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? u माइनस v1 से जा रहा है, राइट? है ना? और ये स्मॉल एम है। मान लेते हैं काउबॉय की वेलोसिटी पीछे की तरफ आफ्टर फायरिंग सेकंड बुलेट v2 हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u माइनस v2 होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब मैं बोलूंगा कि ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाला मोमेंटम, यहां इसका मास कितना बचा है? कैपिटल एम माइनस 2m, राइट? Small n. प्लस ये वाला मोमेंटम इज इक्वल टू ये वाला मोमेंटम, आया ना? Yes, sir. समझ में आ रही बात? एक बुलेट फायर करने के बाद जो मोमेंटम आ गया था काउबॉय के पास, अब वो वाला मोमेंटम कंजर्व रहेगा उस काउबॉय प्लस सेकंड बुलेट के बीच में। फर्स्ट बुलेट तो जारी है अपना, उसको तो चिंता ही नहीं करनी, वो तो सिस्टम से बाहर निकल चुका, उसका को टेंशन ले। आया ना? Yes, sir. ओके, तो अब हम लिखते हैं फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस और बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस मानते हुए इक्वेशन लिखते हैं। m इंटू यू माइनस वी टू प्लस कैपिटल एम माइनस 2m इंटू माइनस वी टू इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू माइनस v1। कोई दिक्कत? v1 हम निकाल चुके हैं, हमें v2 निकालना है। u पता था, क्वेश्चन में दे रखा है, v1 निकाल चुके हैं, v2 निकालना है, राइट? Yes, sir. तो वी विल हैव, दिस इंप्लाइज वी विल हैव, हम v2 के टर्म्स को एक जगह कलेक्ट करते हैं। माइनस v2 आया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस 2 स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू माइनस v1 पहले से रखा हुआ था, u के लिए बचा हुआ, u वाली टर्म बची है, सो माइनस m u ये बचा हुआ है ना? देखो v2 के टर्म्स यहां लिखा चुके हैं सारी की सारी, ये पूरा लिखा चुका है, ये वाला लिखा चुका है, बचा क्या? mu, mu से लेकर माइनस mu। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? No, sir. दिस इंप्लाइज माइनस v2 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस v1 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m माइनस mu। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। दिस इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू, सीधे आ गया v1, तो ऐसा कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, इससे अच्छा क्या हो सकता था? प्लस mu अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। समझ में आई बात?
Yes, sir. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. कॉपी कर लो इसको। Sir, noted. नोटेड। ड्राइंग इतनी करने की जरूरत नहीं कि सच में काउबॉय विद टोपी और बंदूक सब बना रहे हो, ठीक है? एक डब्बा बना दो, लिख दो काउबॉय, कहानी खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ रहा हूं फिर। अच्छा, छोटी सी चीज रह गई, देखो आपका v1 कितना आया था एक गोली चलाने के बाद, पीछे की तरफ वेलोसिटी कितनी आई थी? वो आया था mu अपॉन कैपिटल M, यही आया था ना? दो गोली चलाने के बाद कितना आया? v1 में कुछ ऐड हो गया, कितना ऐड हुआ? mu अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। बेसिकली जो बुलेट फायर करने के पहले वाला मास था वो डिनोमिनेटर में आ जा रहा है। एक और बुलेट फायर करोगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v2 प्लस mu अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। या आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो, जैसे सेकंड बुलेट के लिए क्वेश्चन किया वैसा ही थर्ड बुलेट के लिए भी क्वेश्चन हो जाएगा ना? Yes, sir. ऐसे ही करते करते अगर मैं vn पे आ जाऊं तो दैट विल बी इक्वल टू vn माइनस वन प्लस mu अपॉन कैपिटल M माइनस n माइनस वन स्मॉल m। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो vn होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, mu तो सब में से कॉमन आ जाएगा, 1 बाय कैपिटल M प्लस 1 अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M माइनस 2m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M माइनस 3m एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कब तक? जब तक यहां नहीं पहुंच जाओ, है ना? मतलब n टर्म्स आएंगी, n बुलेट में कितनी टर्म्स आएंगी? n टर्म्स आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ी गणित की भाषा में भी हमने आंसर देख लिया, ये रटना नहीं है बट एक बार समझना है, और रट लोगे तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं याद करना। पहला वाले के बाद अगले वाले में बस उसी वेलोसिटी में कुछ कुछ ऐड करते जाओ, हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? पहले वाला तो आराम से निकल गया, दूसरा वाला उसी वेलोसिटी v1 में वैसा ही टर्म ऐड कर दिया हम लोगों ने, फिर उसमें इसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये माइनस 2m होगा। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. So noted. नोटेड? Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया? ठीक है, अब स्प्रिंग लॉ प्रॉब्लम थोड़ा देख लेते हैं। देखो यार, वैसे तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जेई एडवांस्ड के लिए है, बस जेई मेन में आ सकता है। नीट का पेपर जिस साल बहुत डिफिकल्ट होगा उस साल आ सकता है, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, बट पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में। नीट में इस क्वेश्चन का पार्ट आ सकता है, कोई एक स्टेप आ सकती है कि अगर ये इतना है तो बताओ वो कितना होगा। ठीक है, सो पढ़ना सबको है, स्कूल में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा, दिस इज नॉट फॉर स्कूल। ठीक है, स्कूल में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे स्कूल में, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी ये क्वेश्चंस करेंगे ऑब्वियसली। नीट में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इन क्वेश्चंस के कुछ स्टेप्स आ सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 स्टेप्स करके दे दिए हैं, चौथा स्टेप पूछ रहा है, इस तरीके से। ठीक है,
तो मैं इसको अभी करवा दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कराता हूं ना तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाएंगे और एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाएंगे। स्प्रिंग लॉ प्रॉब्लम्स में ये चीज क्लियर होगी कि कहां पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, कहां पर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। क्योंकि दोनों होता क्या है, किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कंडीशन, बोला फाइनल कंडीशन बताओ, अब आपने अपने मन से बोला एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, किसी और ने अपने मन से मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, सोचा नहीं समझा नहीं कि कब क्या लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर उसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि कब मोमेंटम कंजर्व होगा, कब एनर्जी कंजर्व होगा। स्प्रिंग लॉ प्रॉब्लम इस टॉपिक की शुरुआत है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम जो आपके सामने है वो ये है कि इन द गिवन सिचुएशन फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन एनीवेयर। क्या है ये? 1 kg का एक ब्लॉक है जिसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ है, 50 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट है। आपसे कहा गया है एक दूसरा ब्लॉक है 1 kg का, जिसको हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे 2 मीटर पर सेकंड से पहले वाले ब्लॉक की तरफ फेंक दिया है। आपको बताना है कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल सा है, या कई लोगों को लग सकता है अरे ये कैसे होगा। ना ये सिंपल है ना डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। देखो भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 1, एट मैक्सिमम कंप्रेशन मैं ऐसी कौन सी चीज है जिसको बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये हो रहा होगा, ये कंडीशन में लगाऊंगा तो मेरा मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन बनती है? कोई मुझे बताएगा? एनर्जी कंजर्वेशन। बेटा एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह तो बात की बात है, एनर्जी तो पूरे रास्ते कंजर्व रह सकती है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीच में एनर्जी कंजर्व नहीं हो फिर वापस से एनर्जी कंजर्व हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे खास बात क्या होगी? Velocity of block will be 0. बिल्कुल गलत। एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा? बोथ ब्लॉक्स मूव विथ सेम वेलोसिटी, ये होगा। समझ में आया? ध्यान दीजिए कि जब ये ब्लॉक 1 kg वाला जब ये 1 kg का ब्लॉक आगे जा रहा होगा, स्प्रिंग अगर इस पे पीछे फोर्स लगाएगी तो ये स्प्रिंग पे आगे फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो इस 1 kg ब्लॉक पे फोर्स आगे लगाएगी, तो 1 kg का ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? करेगा सर। करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो ब्लॉक जब स्प्रिंग के पास जाएगा, इस ब्लॉक ए पर अगर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन लगा, बी पर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन लगा, ए स्लो होगा, बी फास्ट होगा, है ना। इनिशियली बोल रहा हूं, पहली बार में ए धीरे धीरे, ए की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी, बी की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स, है ना? है ना? Yes, sir. दिस इंप्लाइज डी डी टी। कोई भी चीज जब मैक्सिमा या मिनिमा हो तो उस वक्त उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। दिस इंप्लाइज v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू लेट से v हो जाता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक, चलो। तो हमने क्या बोला कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, मतलब कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है
ये वाला ब्लॉक है ए, ये वाला ब्लॉक है बी, इनके बीच में स्प्रिंग पे मैक्सिमम कंप्रेशन है, लेट्स से कंप्रेशन हो गया है एक्स, दोनों की वेलोसिटी है v और v, ठीक है। अब दो मुद्दे, पहला मुद्दा नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है इस सिस्टम पर, इस पूरे दौरान में, पूरे ड्यूरेशन में नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, खासतौर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, जीरो है कि नहीं है? 0. क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसलिए मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, समझ में आया है ना? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहीं है क्या? कहीं नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। नो वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है, नॉर्मल फोर्स तो है, बट वो वर्क नहीं कर रहा। सो नो वर्क इज डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब एनर्जी भी कंजर्व्ड है, आया ना? तो इस केस में मोमेंटम भी कंजर्व्ड है और एनर्जी भी कंजर्व्ड है। समझ में आया? जरूरी नहीं एक बार में एक ही चीज कंजर्व्ड हो सकता है दोनों कंजर्व हो जाए, हो सकता है कोई एक कंजर्व हो। समझ में आई बात? हो Yes. सकता है सिर्फ मोमेंटम कंजर्व हो सकता है सिर्फ एनर्जी कंजर्व हो सकता है दोनों कंजर्व हो सकता है दोनों में से कुछ भी कंजर्व ना हो। अगर नेट यहीं पे अगर फ्रिक्शन डाल दूंगा तो दोनों में से कुछ भी कंजर्व नहीं रहेगा, ना तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा और ना ही वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा, इसलिए दोनों में से कुछ भी कंजर्व नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? तो अब मैं दोनों चीजों की इक्वेशन लिखूंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखूंगा और एनर्जी कंजर्वेशन की भी इक्वेशन लिखूंगा। मैंने बोला मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना है, दोनों का मास है 1 kg 1 kg, इसको मैं स्मॉल m बोल दे रहा हूं, स्मॉल m इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी v हो गई है, यहां बनाया ना, दोनों की वेलोसिटी v हो गई है, इसलिए मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू mv प्लस mv, मतलब 2mv इज इक्वल टू कितना होगा, 2mv इज इक्वल टू हो जाएगा, सोचिए जरा, 2mv इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू 2 मीटर पर सेकंड, राइट? क्योंकि इनिशियली ये तो रेस्ट पे था, इनिशियली ये वाला 1 kg तो रेस्ट पे था ना, सिर्फ ये वाला 1 kg मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम है वो कितना है, m इंटू 2 मीटर पर सेकंड। सो दिस इंप्लाइज आपका जो कॉमन वेलोसिटी आया दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई, लगाते ही वेलोसिटी आ गई। देखो मैं हमेशा ही पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन लगनी है मोमेंटम की और एनर्जी की, तो मैं हमेशा ही पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाना पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन आसान पड़ती है ना? समझ में आई बात? नेक्स्ट हम बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम बोलेंगे के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। दिस इंप्लाइज फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दोनों के दोनों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, तो हाफ इंटू m इंटू 1 स्क्वायर, एक की एनर्जी और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इसलिए इंटू 2 कर दिया मैंने, है ना, प्लस u फाइनल, स्प्रिंग में कंप्रेशन x है इसलिए हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 1 नहीं 2 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir.
तो मैं इस इक्वेशन को आगे कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक है। इस इक्वेशन को आगे मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर ले रहा हूं। क्या लिखा है, हाफ, छोड़ो उसको, देखो यहाँ 2 और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा सीधे, m इंटू 1 स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2 स्क्वायर, मतलब बेसिकली 2m बोल देते हैं, m के लिए 1 डाल देते हैं। दिस इंप्लाइज 1 प्लस हाफ के कितना है 50 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 नहीं 2, क्योंकि m कितना 1 kg है ना, तो 2। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 2/50 दैट इज इक्वल टू 4/100। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2/10, दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? देखो ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं पर है, इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग फटाफट। डिफिकल्ट है क्या बहुत क्वेश्चन? नो सर। फिर भी ये सब स्कूल में नहीं पूछते, क्या करें। कॉपीड? कॉपी हो गया? नहीं हुआ? जल्दी बोलिए। कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया? ठीक है, ये भी कॉपी कर लो फटाक से। कॉपी हो गया? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए।
दे रखा है कि अ 5 kg ब्लॉक इन द गिवन सिचुएशन इज सडनली गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड। इस 5 kg ब्लॉक को सडनली हम लोगों ने 14 मीटर पर सेकंड देख लिया। इनिशियली क्या था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, हम लोगों ने सडनली 5 kg ब्लॉक को किक किया, इसके बाद वेलोसिटी आ गई 14 मीटर पर सेकंड। देखिए इसमें जो स्प्रिंग है ये 5 kg के साथ भी अटैच्ड है, 2 kg के साथ भी अटैच्ड है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द वेलोसिटी गेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के पास कितनी वेलोसिटी आ गई, पार्ट ए में पूछ ले, निकाल लेते हैं। देखो जैसे ही किक किया 2 kg का अभी रेस्ट पर ही है, थोड़ी देर बाद इसका मोशन शुरू होगा, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी उस पर फोर्स लगाएगा तब 2 kg मूव करना शुरू करेगा, है ना। तो अभी जस्ट आफ्टर किकिंग किक करते ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आंसर है ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, जब भी आप बोलते हो मोमेंटम इज कंजर्व, दैट इज सेम एज सेइंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट या मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एक ही बात को बोलने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, सेकंड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर द किक। क्या होगा भैया, इसको मैं 1 बोल दे रहा हूं, इसको 2 बोल दे रहा हूं, ब्लॉक का नंबर। तो मैं बोलूंगा v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू v1 माइनस vcm, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, है ना। दूसरा इस 2 kg के लिए क्या लिखूंगा, v2 और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू v2 माइनस vcm, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर्स पर सेकंड, है ना। कोई दिक्कत। अब यहां पे एक और चीज देखिएगा, मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, जरा खुद से कैलकुलेट करके देखो तो कितना आएगा। कितना आया, क्या ये आया 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 0, आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया। आना भी चाहिए ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, दैट इज 0, है ना। इन द रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास मोमेंटम विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि समझ में आया? Yes, sir. इतना सिंपल है कि एक्सप्लेन भी कैसे करूं समझ नहीं आता है। ओके, सी मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इफ k इज इक्वल टू 7000 न्यूटन पर मीटर। इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये बताना है। तो हम बोलेंगे पार्ट सी में, ध्यान दीजिएगा, एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होता है बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं v1 इज इक्वल टू v2 होगा, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? Yes, sir. अब यहां पे एक और चीज देखिए, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे, सोचिए जरा कैसे आया ये। पूरा जवाब ये, सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। जवाब ये है कि mv1 या m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ही तो लिखा है, और अगर v1 इज इक्वल टू v2 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज m1 प्लस m2 इंटू v1 इज इक्वल टू m इंटू v cm।
और कैपिटल एम टोटल मास और m1 प्लस m2 बराबर है, कैंसिल हो गया, v1 इज इक्वल टू vcm, v2 इज इक्वल टू vcm, है ना? Yes, sir. समझ में आई बात? तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल तो होगी, और वो किसके बराबर होगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ओके। अब देखो, अब आप इसके बाद फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो उसका कोई मतलब है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा चुके हैं, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट लगा चुके हैं, राइट? Yes, है ना? ओके, अब क्या करेंगे? अब बोलेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इफ k इज इक्वल टू 7000 न्यूटन पर मीटर। मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, अब मैं लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी की इक्वेशन क्या लिखूंगा? एनर्जी की इक्वेशन लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटू 5 इंटू v1 स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू v2 स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 10, सेंटर मास के बराबर है दोनों वेलोसिटी, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू 5 इंटू 14 स्क्वायर। कोई दिक्कत? no, sir. तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो दिस विल बी 7 इंटू 50 350 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना? 196, 98 इंटू 5 490, दिस इंप्लाइज हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना है? 7000 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 490 माइनस 350 इज 490 माइनस 350 इज कितना हो जाएगा? 140, तो 284, दिस इंप्लाइज फिर से आपका एक्स जो है वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आंसर। कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप लोग। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपी हो गया? भाई ये काफी इजी है, मतलब बोर्ड में के हिसाब से नहीं है इजी, मतलब बोर्ड्स वगैरह में इतना भी नहीं आता, स्कूल में इतना भी नहीं आता, बट वैसे काफी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन तो स्कूल में भी आ सकता है, इतना आसान है। क्या बोल रहे हैं? A light spring of spring constant K is kept compressed by compression X between two blocks of masses small m and capital M on a smooth horizontal surface. ठीक है। Once released, the spring loses contact with the blocks when it acquires its natural length. जैसे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पाती है, दोनों ब्लॉक से कॉन्टैक्ट छोड़ देती है। पूछा है फाइंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक। क्या हुआ देखिए, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग में इनिशियल कंप्रेशन है x नॉट, या x दे रखा है, x नॉट क्या बोला, x दे रखा है स्प्रिंग का इनिशियल कंप्रेशन। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दे रखा है। बोला है कि इसको हमने रिलीज कर दिया तो स्प्रिंग एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होकर दोनों ब्लॉक्स को धक्का लगाएगा दूर दूर, दोनों ब्लॉक धक्का लगाएगा, जब दूर दूर जाएंगे तो एक टाइम पर कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। कॉन्टैक्ट कब टूटेगा? जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, मतलब अपनी स्प्रिंग जो है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफर कर देगी ब्लॉक्स में। आपको बताना है दोनों की इंडिविजुअल स्पीड कितनी होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेट्स से इसकी स्पीड इधर की तरफ v1 है, इसकी स्पीड इधर की तरफ v2 है। सबसे पहली चीज जो हम बोलेंगे वो ये कि मोमेंटम इज कंजर्व। क्यों कंजर्व रहेगा मोमेंटम? कोई बताएगा मुझे को? क्योंकि कोई नेट हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो नेट हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए नेट
मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन विल रिमेन कंजर्व। वैसे तो नेट फोर्स ही नहीं तो ओवरऑल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। सो दिस इंप्लाइज माइनस एम वी वन प्लस एम वी टू इज इक्वल टू, इनिशियली क्या था, सब कुछ रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, विच इंप्लाइज स्मॉल एम वी वन इज इक्वल टू कैपिटल एम वी टू। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनी यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। अब लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। देखो बात समझो, क्वेश्चन पिछला वाला और ये वाला सेम डिफिकल्टी लेवल है, बट स्कूल में पिछले वाले नहीं आते, ये वाले आ जाते, पता नहीं क्यों। शायद वो इस कॉन्सेप्ट को नई डिटेल में देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, बाकी सब ठीक, बाकी सब सेम टू सेम है। यहां क्या करेंगे, अगला स्टेप, अब बोलेंगे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा, इसलिए एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगा। तो एनर्जी भी अगर कंजर्व्ड है तो इनिशियली तो सारी की सारी एनर्जी कहां थी, स्प्रिंग के अंदर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो इनिशियल एनर्जी थी, क्योंकि ब्लॉक्स तो दोनों रेस्ट पे थे, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी टू स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब हमें इन दो इक्वेशंस का यूज करके v1 और v2 निकालना है। एक मोमेंटम का इक्वेशन और एक एनर्जी का इक्वेशन, इन दोनों का यूज करके v1 और v2 निकालना है। दो ही वेरिएबल है v1 और v2, हमें इन्हें सॉल्व करना है। एक तरीका ये है कि पहली इक्वेशन से v1 के लिए निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो तो v2 आ जाएगा, या वाइस वर्सा। तो ऑब्वियसली एक तरीका है ये, उससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो बस दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी, कैसे भी सॉल्व कर लो। मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, इसको p मान लेता हूँ, फिर बोल लेता हूँ k1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 m1 या 2 स्मॉल m कर दूंगा, और k2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 कैपिटल M। मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लेता हूँ, पी स्क्वायर बाय 2m का, और मैं यहां पर दोनों p सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी को p मोमेंटम के टर्म से लिख दूंगा, इक्वेशन सॉल्व करूंगा, सीधे p आ जाएगा, उस p का यूज करके मेरे पास सीधे v1 और v2 दोनों आ जाता है। मतलब मेरे को ये तरीका इजियर लगता है। आप डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को कैसे, जैसे आपकी इच्छा वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर चॉइस, आपको जैसे आसान पड़े। ठीक है ना। तो क्या करना है, यहां से v1 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां पे v2 आ जाएगा, v2 वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, v1 आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। इसमें आपको क्या करने के लिए कहा गया है, आपसे कहा गया है कि इन द गिवन डायग्राम, अच्छा ऊपर ही ठीक था, इन द गिवन डायग्राम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार्ट एंड ब्लॉक। अच्छा इसको ना हम बाद में करेंगे, इसको भी करने में टाइम लगेगा, वो ये सिर्फ जेई एडवांस के हिसाब से ही है। ये ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में भी रेयरली कभी आते हैं, आ जाते हैं लेकिन रेयरली आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जेई एडवांस के लिए है, इसको हम बाद में करेंगे। एक बार आपकी हाफ ईयरली वगैरह हो जाए, कम से कम उसका सिलेबस जितना कवर कर सके उतना कर लेंगे। ठीक है ना। अभी तो इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, लेटर करेंगे। हालांकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ट्राई कर सकते हैं खुद से, बट अभी क्लास में मैं इसको नहीं कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन भी हम लेटर ऑन ही करेंगे, बट इसको भी आप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई कर लीजिएगा। और ये आपके HC वर्मा में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर उससे देख के समझ में आ जाए तो वो भी ट्राई कर लीजिएगा। खुद से ट्राई करने में तो मेरे ख्याल से काफी दिक्कत होगी आपको, पर एक बार चाहे तो HC वर्मा के जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, उसमें सॉल्यूशन दे रखा है इसका। ठीक है, तो एक बार आप वहां से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों को उसके बाद भी समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। कई लोगों को हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया आपने से, बट कोई बात नहीं, कोशिश एक बार कर लो, तब आपको रियलाइज होगा कि जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो सॉल्यूशन कितना अच्छा है, और वो आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आ रहा था, जब सॉल्यूशन समझ में आएगा तो याद सा हो जाता है कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना। ठीक है,
देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा ध्यान रखने से फायदा होता है, क्योंकि अगला क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा हूँ, उसको बाद में करते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे। इस बार जो मैं जेईई मेन के पेपर देख रहा था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए हुए आए हैं ऐसे ही, जो मैंने क्लास में बोले थे कि बेटा इसको ध्यान रख लेना, वो डायरेक्ट एग्जाम में आ रहे हैं इस बार। पिछले 2 साल से नहीं आ रहा था, 2 साल से इतना इजी आ रहा था कि मेरे क्लास में कराए हुए बहुत ज्यादा इजी हो जा रहा था। इस साल पेपर और इजी है, बट फिर भी मेरे क्लास में कराए हुए क्वेश्चन ज्यादा है, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे फिर। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फायर किया है विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो बना लेते हैं वेलोसिटी और एंगल। तो हम लोगों ने इसे फायर किया है वेलोसिटी u से एंगल थीटा पर। ठीक है, ये इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां गिरता है ना, ऐसे कुछ होता, पर हुआ कुछ और। At topmost point, the projectile breaks into 2 equal pieces. जब ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसमें एक्सप्लोजन हो गया और प्रोजेक्टाइल के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, एक पार्ट, इफ वन पार्ट कम्स टू रेस्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन एंड फॉल्स डाउन, क्या हुआ, इसका जो एक पार्ट था वो एक्सप्लोजन के बाद बस रेस्ट पे आ गया, एकदम से रुक गया हवा में। तो क्या होगा, वो सीधे नीचे गिर जाएगा, इस पाथ को फॉलो करते हुए आधा प्रोजेक्टाइल ऐसे गिर जाएगा, है ना। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द अदर पार्ट फॉल, जो दूसरा पार्ट है वो कहां जाके गिरेगा ये आपको बताना है। ये वाला जो दूसरा पार्ट था, पार्ट 1 तो गिर गया, पार्ट 2 इस रास्ते को फॉलो करते हुए यहां पहुंच गया, हमें बताना है कि पार्ट 2 कहां जाकर गिरेगा। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो देखिए, सबसे पहले तो वेलोसिटी u से जा रहा था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था। एट टॉप मोस्ट पॉइंट कांड हुए सारे के सारे, है ना। तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो रहा है पहले ये देख लेते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, अगर मैं इस डिस्टेंस को r बोल दूं तो ये कितना होगा, r/2 होगा, है ना, हाँ या ना। Yes. अगर यहां पे टाइम लगने वाला था t, तो यहां तक टाइम कितना लगता है, t/2, है ना। और r कितना होता है, क्या मैं इसको u cos थीटा इंटू टी लिख सकता हूं, हाँ या ना। Yes, sir. अगर ये हाइट h है तो t को मैं एक तो लिख सकता हूं 2u sin थीटा बाय g, लेकिन मैं ये भी लिख सकता हूं कि t/2 जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, हाँ या ना। ये पार्ट समझ में आया, ये वाला? Yes, sir. ये सब पता है ना अपने को प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल में तो बहुत टाइम स्पेंड किया था हमने। Yes, sir. सो अब हम वापस आते हैं, एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो रहा है। एट टॉप मोस्ट पॉइंट 2 केसेस है, एक तो है बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के पहले क्या हुआ बेटा, पूरा का पूरा जो मास m है, या m क्यों, 2 टुकड़े और मैं इसका मास 2m मान लेता हूं, तो यहां पर m मास नीचे गिर गया और m मास आगे चला गया। क्यों मैं m/2 के चक्कर में पड़ूं। ये 2m मास जो है ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी जा रहा होगा, u cos थीटा से जा रहा होगा, है ना। एंड आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो गया, आफ्टर एक्सप्लोजन हो गया बेटा, आपका एक मास m रेस्ट पे आ गया
और दूसरा मास m वेलोसिटी लेट से v से आगे चला गया, है ना। ऐसा हो सकता है क्या कि दूसरे वाले मास के पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी आ जाए? पहला वाला आधा मास अगर रुक गया तो दूसरे आधे मास के पास कोई वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे की तरफ वेलोसिटी आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये बताओ मुझे। देखो, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, मोमेंटम का हर एक मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो उसका हर एक कंपोनेंट कंजर्व्ड है। मतलब मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व्ड रहेगा, वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व्ड रहेगा। अगर एक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व्ड रहेगा। Yes. अगर वाई डायरेक्शन में नहीं है तो वाई डायरेक्शन में कंजर्व्ड रहेगा। अगर जेड डायरेक्शन में नहीं है कोई एक्सटर्नल फोर्स तो जेड डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इसके अलावा अगर नेट फोर्स नहीं है, ना एक्स में ना वाई में ना जेड में नेट फोर्स ही नहीं है, तो किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व, हर डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। नहीं समझ में आया? देखो भैया, मोमेंटम होता है, सॉरी फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अगर एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो कर दूंगा तो एक्स डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। मतलब एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम सेम रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो हो जाएगा तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जेड डायरेक्शन का फोर्स जीरो हो जाएगा तो जेड डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोई आपत्ति किसी को? किसी को कोई आपत्ति कि जिस भी डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा उस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा? ठीक है, यहां तो नेट फोर्स ही जीरो है इसलिए नेट मोमेंटम ही कंजर्व रहेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर नेट फोर्स जीरो कहां है सर, ग्रेविटी तो है। हाँ या ना? ग्रेविटी है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि एक्सप्लोजन होगा तो ग्रेविटी बंद हो जाएगी। अर्थ थोड़ा बोलेगा अच्छा तू एक्सप्लोर करा, चल ठीक है तो थोड़ी देर बाद फोर्स लगाएंगे तेरे को। ऐसा तो नहीं करेगा अर्थ, करेगा क्या? No, sir. ग्रेविटी अभी भी लग रही है। पर सोचिए एक्सप्लोजन में टाइम कितना लगता है? टाइम कितना लगता है बोलो ना यार, बहुत बड़ा लगता है कि बहुत कम, बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत कम लगता है? बहुत कम लगता है। बहुत कम टाइम लगा, उसको मैं dt बोल देता हूं। तो dt टाइम में ग्रेविटी मोमेंटम में चेंज कितना लाएगी, mg इंटू dt, मतलब बहुत ही छोटा। उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. देखो अभी एक थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ी देर बाद हम लोग इस तरीके की चीजों पे चर्चा करेंगे तब ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। बट अभी के लिए मान लो कि क्योंकि एक्सप्लोजन बहुत कम टाइम पे है इसलिए उतने कम टाइम के लिए एक्सप्लोजन का टाइम, कोलिजन का टाइम, इतने छोटे इवेंट्स के लिए, किसी बॉल को किक करने के टाइम के लिए, इतने छोटे इवेंट्स के लिए, इतने छोटे टाइम के इवेंट्स के लिए जो फाइनाइट फोर्सेस होते हैं उनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर? डिटेल में चर्चा होगी इसके बारे में, चिंता ना करिए आप। ठीक है, तो आफ्टर एक्सप्लोजन मैं कह रहा हूं, ओरिजिनल सवाल क्या था? ओरिजिनल सवाल ये था कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस मास के पास, जो दूसरा वाला मास है, इसके पास जो वेलोसिटी आई वो हॉरिजॉन्टल नहीं आई बल्कि थोड़ी कुछ वर्टिकल कंपोनेंट पे आ गया? जवाब है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनिशियली सारा का सारा मोमेंटम किस डायरेक्शन में था? एक्स डायरेक्शन में था। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा नहीं इसलिए वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम आया नहीं। समझ में आई? Yes, sir. हाँ, अगर इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती तो इसके पास थोड़ी अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी आना कंपलसरी होता ताकि वाई डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो हो पाए। हाँ या ना? Yes. एक्सप्लोजन के जस्ट बाद अगर पहले टुकड़े के पास कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी आती तो दूसरे टुकड़े के बाद कुछ अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी आनी पड़ती।
या फिर अगर एक्सप्लोजन यहां होता, इसमें एक पार्ट रेस्ट पे आ जाता, तो दूसरे पार्ट को तो पास थोड़ी वर्टिकल वेलोसिटी भी आनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से वर्टिकल मोमेंटम है। हाँ या ना? Yes, sir. देखो क्वेश्चन अपनी जगह पर है, क्वेश्चन समझना अपनी जगह पर है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना अपनी जगह पर है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझना अपनी जगह पर है। अगर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दोगे, ये वाला क्वेश्चन याद हो जाएगा, अगले क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा बेटा ना, ये वेलोसिटी क्योंकि नहीं है इसलिए ये वाली वेलोसिटी भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अब हम बोलेंगे कि एक्सप्लोजन के जस्ट बाद का मोमेंटम और जस्ट पहले का मोमेंटम सेम रहेगा, इसलिए m इंटू 0 प्लस m इंटू v इज इक्वल टू 2m इंटू u cos थीटा, विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू 2u cos थीटा। समझ में आई बात? Yes, sir. पक्का? ओके। तो इस दूसरे पार्ट के पास, दूसरे टुकड़े के पास इधर की तरफ वेलोसिटी आ गई है कितनी, 2u cos थीटा। कोई आपत्ति? तो हमें बताना है कि गिरेगा कहां पर, तो गिरेगा कहां पर इसके लिए समझ लीजिए क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये गिरेगा, यहां जाके गिर रहा है, तो मैंने बोला लेट से ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं एल बोल देता हूं, क्योंकि आर आर यूज कर चुका हूं, एक्स में मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता, तो मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस लेट से एल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एल इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय बचा हुआ टाइम, दैट इज t by 2। चलो सॉरी माय बैड, बचा हुआ टाइम क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसके पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो h हाइट नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, बोलो ना। T by 2. t बाय 2 छोड़ो, अंडर रूट 2h बाय जी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि h हाइट से गिरेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2h बाय जी लगेगा, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 2u cos थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी में पहले लिख चुका हूं, कितना है, t बाय 2 है। ठीक है, कोई आपत्ति? दिस इज इक्वल टू 2u cos थीटा इंटू t बाय 2 इज u sin थीटा बाय g, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, दैट इज इक्वल टू बेसिकली r। तो ये l कितना है, r है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया था, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर जा रहा है, r बाय 2 प्लस l। मतलब पूरा लिखने का जगह नहीं, इसलिए मैंने बस आंसर लिख दिया। आंसर क्या होगा, 3r बाय 2, या फिर r की वैल्यू डाल दो, कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो 3u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज इतने डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जाके सेकंड पार्ट गिरेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो फिर अब एक और चीज समझिए जरा सा, थोड़ा सा। एक बात बताइए, एक्सप्लोजन होने के पहले और एक्सप्लोजन होने के बाद में क्या टोटल मास चेंज हुआ? हुआ No. कि नहीं हुआ? No, sir. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, mg होता है। तो टोटल मास पहले भी 2m था, बाद में भी 2m था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहा, हमेशा ही इसके ऊपर 2mg रहा, रहा कि नहीं? Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स 2mg ही रहा, इसलिए अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास 2mg अपॉन 2m, है ना? Yes.
नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास 2mg अपॉन 2m दैट इज g, यही रहेगा एक्सेलरेशन, Yes, sir. है ना? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास मतलब जी ही रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक्सप्लोजन के पहले, एक्सप्लोजन के बाद, एक्सप्लोजन के दौरान हमेशा एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम कितना था? जी था, राइट? Yes, sir. हाँ या ना? बोलते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। Yes, sir. तो ग्रेविटी, जो आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। सेंटर ऑफ मास पहले भी मतलब एक्सप्लोजन के पहले भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से चल रहा था, बाद में भी उसी से चलता रहेगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया? देखो भाई, वापस से सुनो। क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हुआ और क्योंकि टोटल मास चेंज नहीं हुआ, आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास will remain same, that is acceleration due to gravity g। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया तो अगला पॉइंट समझ में आएगा। ये वाला समझ में आ गया सबको? बोल दो, किसी को नहीं आया तो यहीं पे रोक दो मेरे को। ओके, मैं आई एम अज्यूमिंग कि सबको समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमेशा जी है। सेंटर ऑफ मास को हमने कैसे फायर किया है? वेलोसिटी u से एंगल थीटा पे, क्योंकि पहले एक ही ऑब्जेक्ट था, सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के साथ ही था। तो वेलोसिटी u से एंगल थीटा पर सेंटर ऑफ मास को फायर किया गया और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, इसलिए सेंटर ऑफ मास अपना वही पाथ फॉलो करता रहेगा जो एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। कोई आपत्ति? No, sir. मतलब सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज ही नहीं होगा एक्सप्लोजन की वजह से, होता ही नहीं है। एक्सप्लोजन की वजह से सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होता भाई। हाँ, अगर आप दूसरा फोर्स अलग से चेंज कर दो तब अलग कहानी है। सेंटर ऑफ मास का पाथ एक्सप्लोजन की वजह से चेंज नहीं होगा कभी भी, ठीक है? यहां पर एक स्पेशल केस है, क्या कि एक्सप्लोजन के बाद दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम रह गई, है ना? एक्सप्लोजन के बाद दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम रह गई इस पर्टिकुलर केस में, है ना? ये जो केस आपके पीछे, आपके मेरे पीछे, इस केस में एक्सप्लोजन के बाद हमेशा ही एक्सप्लोजन के बाद हमेशा ही नहीं, एक्सप्लोजन के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, इसलिए दोनों को ग्राउंड पर पहुंचने में सेम टाइम लगेगा और उन्हीं के साथ में सेंटर ऑफ मास भी ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास वहीं पहुंचा, उससे r/2 डिस्टेंस पीछे एक मास पहुंचा, r/2 डिस्टेंस आगे दूसरा मास पहुंचा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ध्यान दीजिए, अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों की अगर वर्टिकल वेलोसिटी अलग अलग हो जाती तो क्या होता? एक पार्टिकल पहले ग्राउंड पे पहुंच जाता और जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचा, वो तो पार्टिकल रुक गया, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी। तो जब तक दोनों पार्टिकल हवा में है तभी तक सेंटर ऑफ मास वो अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करेगा। अगर एक पार्टिकल जाके ग्राउंड से टकरा गया तो सेंटर ऑफ मास अपना पाथ चेंज कर देगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। पक्का? Yes, आगे, sir. ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं। अगला है वेरिएबल मास सिस्टम। अब हम मास को ही चेंज कर देंगे। वेरिएबल मास सिस्टम, अब हम मास को ही चेंज कर देंगे। आप बोले सर मास कैसे चेंज हो सकता है? सर मास कैसे चेंज हो सकता है? देख भाई, मास चेंज होने का मतलब ये नहीं कि एक ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मास चेंज हो जाएगा। होगा क्या, हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें कहीं से आके मास ऐड होता रहेगा या कहीं से उसमें से मास निकलता रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? तो हमारे सिस्टम का मास चेंज होता रहेगा क्योंकि कहीं से मास आके उसमें ऐड होता जा रहा है या फिर कहीं से मास उसमें आके उसमें से सबट्रैक्ट होता जा रहा है, निकलता जा रहा है।
इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है रॉकेट। जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो फ्यूल को नीचे इजेक्ट कर रहा है ना, तो रॉकेट का मास धीरे धीरे डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. या उस काउबॉय के बारे में सोचो, काउबॉय कहाँ गया अपना? काउबॉय काउबॉय कहाँ गए बेटा? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? अबे कहाँ गया? बहुत पीछे रह गया काउबॉय। हाँ, इसने पहली बुलेट फायर की, इसकी वेलोसिटी हुई v1, दूसरी बुलेट फायर की वेलोसिटी हुई v2, तीसरी बुलेट फायर की वेलोसिटी हुई v3। लेकिन क्योंकि रिवॉल्वर है और इंसान है, दो गोली चलाने के बीच में टाइम का डिफरेंस रहता है, राइट? बट लेट्स से ये मशीन गन लेके आ गया और इसने मशीन गन फायर की, तो पीछे जाएगा। लेकिन मशीन गन के साथ क्या होगा? एक के बाद एक बुलेट लगातार फायर होती जाएगी, 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 होती जाएगी। हाँ या ना? Yes, sir. तो उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी, 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 बढ़ती जाएगी। हाँ या ना? तो ये बेसिकली काउबॉय जो है ये रॉकेट बन गया है। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा सोचो, उस काउबॉय जो बंदूक मशीन गन लेके या AK-47 लेके सामने चला रहा था, उसको अगर नीचे चला देगा तब तो रॉकेट बन सकता है ना, गिवन की मशीन गन इज पावरफुल इनफ। हाँ या ना? पावरफुल इनफ टू लिफ्ट हिज वेट। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। तो हम बात कर रहे हैं फिर वेरिएबल मास सिस्टम की। वेरिएबल मास सिस्टम में एक रॉकेट उसका एक एग्जांपल है, तो उसके बारे में हम अगला टॉपिक वही रॉकेट ही देखने वाले हैं। पर वेरिएबल मास सिस्टम में होता क्या है? देखो, हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ में, क्या न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ पी वेक्टर। यही पढ़ा था ना? है ना? यही पढ़ा था। दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एम वी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू एम इंटू डी डी टी ऑफ वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू डी एम डी टी। हाँ या ना? ये Yes, पढ़ा। sir. उसका बोलते थे मास कांस्टेंट, इसलिए डीएमडीटी को हटा दो, ये करते थे, यही करते थे कि नहीं? बोल दो यार। यस सर। यही करते थे, Yes, sir. क्योंकि मास कांस्टेंट है इसलिए डीएमडीटी को हटा दो, आपका काम हो जाएगा। पर यहां देखो, मास कांस्टेंट रहा नहीं तो हम इसको रिजेक्ट कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक छोटी सी मुसीबत हो गई। मुसीबत क्या हो गई? चलो एक बार और लिखें। दिस इज इक्वल टू एम डी वी वेक्टर डी टी प्लस वी वेक्टर डी एम डी टी। इसमें मुसीबत ये हो गई कि यहां तो सब कुछ ठीक है भाई, डीवी डी टी अपन ने अपने सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ले लिया और एम हमने अपने सिस्टम का मास ले लिया। ये डीएमडीटी भी ओके है, ये तो ओके है ही है, डीएमडीटी भी ओके है कि हमारे सिस्टम का मास का रेट ऑफ चेंज ले लिया हमने। पर सवाल ये उठता है कि v क्या है? ये किसकी वेलोसिटी है? सिस्टम की वेलोसिटी है या किसी और चीज की वेलोसिटी है? समझ में आया? और किसके रेफरेंस फ्रेम में है? समझ में आया प्रॉब्लम? Yes, sir. तो यही हमें आंसर करना है। उसके बाद हमारा ये वेरिएबल मास सिस्टम एकदम लल्लू हो जाएगा, एकदम लल्लू। भाई हम लोगों ने जब पढ़ा था ना वेरिएबल मास सिस्टम, बहुत डिफिकल्ट था, समझ नहीं आता, मतलब लंबी लंबी क्वेश्चन बनती थी, उसको उसमें सारी टर्म्स कैंसिल होती थी। हम लोग 8-8 टर्म्स 9-9 टर्म्स लिखते थे दोनों साइड, उसमें से 6-6 टर्म्स कैंसिल होती थी, फिर हमारा आंसर आता था। मतलब हम लोग ऐसे पढ़ते थे। आप लोगों के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, अभी देखो तो सही। हम लोग डरा करते थे, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है। तो वेरिएबल मास सिस्टम क्या है? हमें समझना है कि बस ये अगर हमें v समझ में आ जाए तो हमारा वेरिएबल मास सिस्टम हमारा क्लियर हो जाएगा, एकदम पक्के से क्लियर हो जाएगा, कुछ झमेला ही नहीं बचेगा। तो देखो भैया, इसके लिए हम लोग एक छोटी सी सा सिस्टम कंसीडर करते हैं जो m मास का था, वेलोसिटी v से जा रहा था। फिर क्या हुआ
इसमें आकर या इसमें से एक मास निकल गया, तो इसका मास कितना बचा, m माइनस dm। इसकी वेलोसिटी हो जाती लेट से u वेक्टर, और इसकी वेलोसिटी सॉरी u कैसे हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी लेट से हो जाती v प्लस dv बोल लेता हूं मैं, वेक्टर लिखने ना सब वेक्टर ही है, और इसकी वेलोसिटी लेट से हो जाती है v नहीं, इसकी वेलोसिटी क्या कर दें, इसकी वेलोसिटी कर देते हैं लेट से v2 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं वो केस कंसीडर कर रहा हूं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो क्या लिख सकता हूं, m v वेक्टर इज इक्वल टू m माइनस dm इंटू v प्लस dv प्लस dm इंटू v2। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल टू mv यार ये तो मैंने फालतू में आपको लंबा चौड़ा तरीका पे आ गया, मैं जिस तरीके से हम लोग करते थे उस तरीके से चला गया, मैं शुरुआत से कर रहा था, सॉरी, इसको भूल जाओ। उस v को हमें निकालना है ना, तो उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ चेंज इन मोमेंटम लिखूंगा, ठीक है। क्या हुआ है, ये m मास था, ये वेलोसिटी v से जा रहा था, इसके बाद इसकी वेलोसिटी v प्लस dv हो गई, और कहीं से एक dm मास और आके ऐड हो गया या सब्ट्रैक्ट हो गया। ये dm मास जो है पहले भी था, क्यों इसको छोड़ा है, इसमें ऐड हो गया, ठीक है। dm मास जो है इसकी वेलोसिटी v इनिशियल से v फाइनल तक चेंज हो गई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले v इनिशियल थी फिर v फाइनल हो गई। तो क्या मैं लिख सकता हूं, mv इज इक्वल टू m इंटू वी प्लस dv प्लस dm इंटू, अच्छा मेरे को चेंज लिखना था ना मोमेंटम में सिर्फ, मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा गलती हुआ मुझसे, बट कंफ्यूज मत होइएगा। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m इंटू dv प्लस dm इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल ऑफ dm, है ना। दिस इंप्लाइज, क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा p बाय डेल्टा t इज इक्वल टू, या डेल्टा p बाय डेल्टा t क्यों लिखूं मैं से, dp बाय dt लिखता हूं, dp बाय dt, ये डेल्टा p नहीं dp होगा, तो dp बाय dt इज इक्वल टू m इंटू dv बाय dt प्लस dm बाय dt इंटू इसका v फाइनल माइनस v इनिशियल। समझ में आया? मतलब ये जो v वेक्टर है ना, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म तो एकदम यही है, dp dt क्या है, बेसिकली नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स में फर्स्ट टर्म तो यही है, पर सेकंड टर्म में क्या हुआ, dm बाई dt तो आया, पर ये v वेक्टर की जगह क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ dm, ठीक है। समझ में आई बात? v वेक्टर क्या है, दिस v वेक्टर इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ dm, ठीक है। कोई दिक्कत? No, sir. देखिए ऐसा समझ लीजिए, यहां पे आप न्यूमरेटर देखेंगे तो क्या है, इस मास m का मोमेंटम जो चेंज हो वो m इंटू डेल्टा वी, और इस dm का मोमेंटम कितना चेंज होगा, dm इंटू उसका चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v वेक्टर। तो हमें बेसिकली इसमें ध्यान ये देना है कि वो जो dm मास है जो सिस्टम में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है,
दैट इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस डीएम। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो नेट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ आवर सिस्टम प्लस दैट डीएम, ओरिजिनल सिस्टम प्लस डीएम, दोनों का मोमेंटम में जो चेंज है उसका सम, उसका रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, है ना। तो एक बार में मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मुलाइज कर लेता हूं कि क्या हुआ है हमारे पास। हमने बोला कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू m dv dt प्लस v dm dt, ये कहा। यहां पर ये v क्या है? v इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ dm, ठीक है। और dm by dt को हम नाम दे देते हैं द रेट एट विच मास इज बीइंग इजेक्टेड और एडेड, ठीक है। द रेट एट विच मास इज बीइंग इजेक्टेड और एडेड, दोनों ही dm dt है। ये आपका, इसको मैंने बोल दिया म्यू, लेट्स से म्यू इज द रेट एट विच मास या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देन हम कह सकते हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है माइनस म्यू वी इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन या m इंटू डीवी डी टी, है ना। Yes, sir. समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सो मैं यहां पे एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो माइनस म्यूवी है दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये क्या है? थ्रस्ट है। जब गैस इजेक्ट हो रही है रॉकेट से नीचे की तरफ, तो गैस पे रॉकेट नीचे फोर्स लगा रहा है, गैस रॉकेट पे ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है। वो जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही है उसको कहते हैं थ्रस्ट, एंड दैट थ्रस्ट इज इक्वल टू माइनस म्यू वी। जहां म्यू क्या है, फिर से लिख दे रहा हूं, यहां म्यू क्या है? रेट एट विच मास is being added or subtracted। subtracted लिखना नहीं चाहिए बट रिमूव लिखना चाहिए, बट आप समझ गए। subtracted from system, and v is equal to change in velocity of that dm during process of addition or subtraction। समझ में आई बात? Yes, sir. उस प्रोसेस में ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के प्रोसेस में जो सडनली मास के डीएम मास में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, दैट इज v। तो माइनस म्यू वी विल बी इक्वल टू योर थ्रस्ट, ठीक है। माइनस म्यू वी का मतलब जिधर उस डीएम की वेलोसिटी में चेंज लाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा आपके ऑब्जेक्ट का। या इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो फिर आज अभी हम पढ़ेंगे रॉकेट साइंस। टाइम हो गया अपना? अभी अपन को लिटरली रॉकेट साइंस पढ़ना है, रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ना है। एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं केस फर्स्ट कर रहा हूं, केस फर्स्ट। इसमें मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं ग्रेविटी को, ताकि कैलकुलेशन पे ध्यान ना जाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान जाए। निग्लेक्टिंग ग्रेविटी। देखिए ये रॉकेट था जिसका इनिशियल मास मेरा m0 था जब ये रेस्ट पे था। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज करूं, कौन सा चेंज करूं?
इनिशियल मास मैंने इसका m नॉट ले लिया है, ठीक है, और यहां से म्यू kg पर सेकंड से वेलोसिटी u क्या है आपकी, मजल वेलोसिटी है। मजल वेलोसिटी समझ गए, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बैरल या इस केस में रॉकेट। रॉकेट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है आपकी फ्यूल की, u है। रॉकेट से फ्यूल u वेलोसिटी से इजेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ है, मजल वेलोसिटी है वो, और कुछ नहीं है। म्यू kg पर सेकंड से इजेक्ट हो रहा है और मजल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो हमें बताना है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम t। t इज इक्वल टू 0 पे m नॉट मास था, यहां से हमको सिचुएशन को शुरू करना है, इनिशियली रेस्ट पे था रॉकेट। तो हम बोलेंगे एट जनरल टाइम t, किसी जनरल टाइम t पे हमारा जो रॉकेट है इसका मास है m नॉट माइनस म्यू टी, इसको मैं m कह दे रहा हूं, हाँ या ना, यही होगा कि नहीं होगा, मास तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना इसका। म्यू kg पर सेकंड से फ्यूल निकलता जा रहा है, म्यू kg पर सेकंड से फ्यूल निकल रहा है ना भाई, तो रॉकेट का मास कितना हो जाएगा, m नॉट माइनस म्यू टी, उसको मैंने बोल दिया m। और इस पर जो थ्रस्ट लगेगा फ्यूल की वजह से, दैट थ्रस्ट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू यू। समझ में आया ये थ्रस्ट ऊपर क्यों है, क्योंकि ध्यान दीजिए वो जो फ्यूल है उसको आपने इजेक्ट किया है रॉकेट से वेलोसिटी यू से, मतलब उस फ्यूल की वेलोसिटी पहले तो रॉकेट के बराबर थी और अब उसको रॉकेट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी यू से रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, यू आया ना। Yes. तो थ्रस्ट कितना लग गया, म्यू इंटू यू। दिस थ्रस्ट इज वेरी, थ्रस्ट इज कांस्टेंट, बस मास वेरिएबल है। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a बोल दूं तो क्या लिख सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि म्यू इंटू यू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आया ना। दिस इंप्लाइज म्यू इंटू यू इज इक्वल टू मास कितना है, m नॉट माइनस म्यू टी इंटू एक्सेलरेशन कितना है, dv dt। अगर इस रॉकेट की वेलोसिटी में ऊपर की तरफ v मान लूं तो, आया ना। Yes. This implies dt upon m naught minus mu t is equal to dv upon mu u। mu u को लाने की जरूरत नहीं, बट मैं जबरदस्ती ले गया। मैंने क्या किया, टाइम की सारी टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लिया और बची हुई टर्म्स को दूसरी तरफ डाल दिया। अब मैं दोनों तरफ करूंगा इंटीग्रेट, ठीक है। मैं बोलूंगा टाइम जब जीरो था उस वक्त वेलोसिटी जीरो थी, और टाइम t पर मैं वेलोसिटी v को निकालना चाहता हूं, है ना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा LHS को, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे मिलेगा ln m नॉट माइनस म्यू टी अपॉन m नॉट। बेटा आप इंटू साथ में एक और चीज आएगी माइनस, हाँ नहीं हाँ 1 अपॉन माइनस में आएगा। इस टाइम का कोएफिशिएंट बाहर भी तो आएगा ना डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू v अपॉन म्यू यू। म्यू म्यू मर जाएंगे, क्या बचेगा, v इज इक्वल टू u ln m नॉट अपॉन m, आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत No. नहीं ना।
कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। केस 2 आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, उसमें कुछ नया नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल सा आएगा। केस 2 आएगा जिसमें आप लिखोगे ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगी बस। क्या लिखोगे? म्यू इंटू यू माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यही तो लिखा होगा। और क्या फर्क पड़ेगा? सेम ही तो चीज है। थ्रस्ट ऊपर म्यू यू लगेगा, नीचे की तरफ एम जी एक्स्ट्रा लगेगा, इक्वेशन बस इतनी बदल जाएगी। इसके आगे की स्टेप्स काफी सिमिलर रहेंगी। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, डिफिकल्टी मतलब ऐसी कोई खास डिफिकल्टी नहीं होगी, सिमिलर रहेगा इसी के जैसा, पर थोड़ा सा अंतर आएगा और अल्टीमेटली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें ये जो mg है ना, इट इज नॉट कांस्टेंट, इसीलिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन इससे अलग होगा, बाकी स्टेप सिमिलर है। m क्योंकि मास टाइम का चेंज हो रहा है ना, इसलिए mg कांस्टेंट नहीं है। आपको m की जगह m0 माइनस म्यू टी LHS RHS दोनों में डालना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत है? तो इसको आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे और एक बार आपकी बुक में इसका डेरिवेशन दे रखा होगा, उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि आपका आंसर सही आया कि नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन तो डेफिनेटली अलग होगा। ये तरीका तो मैं ही बताऊंगा, सॉल्यूशन तो डेफिनेटली अलग आएगा, पर मतलब इतना इजी नहीं होगा वो सॉल्यूशन, थोड़ा वो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. तो इसको खुद से ट्राई करेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन हो गया, लेकिन वेरिएबल मास के भी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए मैंने और। ठीक है, वेरिएबल मास के और भी क्वेश्चन हमें करने बाकी हैं अभी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो Okay, sir. देखिए अभी ये वाला जो चैप्टर है, वैसे तो क्लास ओवर है आपकी, पर मैं एक बार काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अभी इस चैप्टर में आपका वेरिएबल मास का थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, इम्पल्स बचा है, और उसके बाद आपका सिर्फ कोलिजन बचा है। ठीक है, कोलिजन का अभी तक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया नहीं है, तो मेरे ख्याल से 1.5 क्लास का ये चैप्टर और बचा हुआ है। एक क्लास तो मुझे कल मिल जाएगी। ठीक है, उस कल के लेक्चर में आई होप मैं इतना कवर कर दूंगा कि आपके स्कूल के हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें अभी रिजिड बॉडी डायनामिक्स ही पढ़ना है, ग्रेविटेशन भी पढ़ना है, काफी सिलेबस बचा हुआ हमारा। ठीक है, तो आई विल ट्राई, उस वक्त हो सकता है हम लोग सिचुएशन देख के, हो सकता है मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स स्किप करके पहले ग्रेविटी पढ़ा दूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल। अभी के लिए टाटा बाय बाय। ओके, Thank you, sir. थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ उज्जैन वासु? अच्छा, आपकी क्लास है क्या? गुड इवनिंग सर। अच्छा, ये सर नेक्स्ट क्लास है। हाँ नेक्स्ट क्लास है। ओके बेटा, तो अभी तो मेरी क्लास खत्म हो गई, मैं जा रहा हूँ। किसी मैथ्स की क्लास है क्या आपकी? हाँ सर, रवि सर की। ठीक है बेटा, आ रहे हैं।